नमस्कार, मुहामुही में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मुहामुही बात करने के लिए भोजपुरी हृदय सम्राट मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी, आपका स्वागत है। मनोज जी, 92 में कई के BA और 94 में आप MPEd किए और उसके बाद BHU से आप निकल गए ऑडिशन देने, कंपटीशन देने। यूँ कहिए कि एक समय जो आप 94 बोले तो 92 में मुझे पहली बार लगा कि मैं गाने में फेल हुआ, क्योंकि मेरे भैया ने मुझे गाना गवाया और वो नहीं चला। कैसे? जब वो नहीं चला तो मुझे लगा कि अरे ऐसे कैसे हो गया, क्यों नहीं चला, क्यों नहीं लोग सुने। तो उसमें डूब गया और डूबा तो फिर 96 में ऑडिशन पास कर गया। रेडियो का ऑडिशन फेल कर गया। रेडियो का ऑडिशन तो एक बार अमिताभ बच्चन भी फेल कर गए थे। मैं भी फेल। आप भी फेल हो गए। उस कंपटीशन से जो मनोज तिवारी निकले वो समूची दुनिया को पता है, और वो कंपटीशन वाला गाना भी जो है आपका बहुत पॉपुलर हुआ। वो पूरा गाना नहीं है, वो मेरा 8 साल है वो गाना। गाने का पात्र भी मैं हूँ, गाने का दर्शक भी मैं हूँ, वो कवि भी मैं हूँ। अरे अस्सिए से काके बीए बचवा हमार कंपटीशन देता, मैं लेके एडमिशन कंपटीशन देता। अरे जाई रौरो देखी आई नीके बा कंडीशन कंपटीशन देता। और इसमें वो बचवा की जगह पर एक बार सुगवा बोल के मुझे सुनाइए। अरे चानी पर के बार झरल मोछ के निशान नहीं खे, आओ भर भइल एज बाकर तनिको परेशान नहीं खे। चानस भिड़ावले बाटे दे के पटीशन कंपटीशन देता, कचहरी से लेके परमिशन कंपटीशन। अस्सिए से काके बीए सुगवा हमार। देखिए सब ना, ये एक प्यार है जी जी, क्योंकि ये गाना बाप बोलता है तिलकरू लोगों को, तो उसका बहुत प्यार है, वो उसकी बुराई नहीं करता है। BBC की एक मैं पुरानी रिपोर्ट पढ़ रहा था, 2005 में ही मनोज तिवारी एक फिल्म के लिए 40-50 लाख रुपए लेते थे भोजपुरी में। अब तो आप मुझे लगता है 1-1.5 करोड़ रुपए लेते हो। काश ऐसा होता। जितने बड़े वास्तव में हैं हम, उतनी बड़ी हमारी फिल्में नहीं हो पाई। इन दिनों भोजपुरी फिल्मों का सबसे बड़ा सितारा कौन है, मनोज तिवारी या निरहुआ? ये है ना, ये टीवी है, ये टीवी है। हमारे जो नए आते हैं वो बड़े, जो नए कलाकार हैं वो बड़े, तो मैं चाहता हूँ और बड़े हो ताकि मेरी इंडस्ट्री बड़ी हो। आप घुमा रहे हैं इस चीज को। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा स्टार कौन है, मनोज तिवारी या निरहुआ? शाहरुख खान, आमिर खान तक जो है अपने को नंबर 1 घोषित करते रहते हैं। मनोज तिवारी को क्या प्रॉब्लम है? आप बोल दीजिए कि आप नंबर 1। ऐसा बयान सिर्फ रवि किशन दे सकते हैं। ऐसा बयान सिर्फ रवि किशन दे सकते हैं, मैं हूँ। मनोज जी, क्या क्या करते हैं आप? आप गाना गाते हैं, अभिनय करते हैं, टीवी शोज को होस्ट करते हैं, क्रिकेट के टूर्नामेंट करवाते हैं, टीमें खरीदते हैं, स्टेडियम बनवाते हैं, सामाजिक आंदोलनों में हिस्सा लेते हैं, और तो और सियासत भी आप कुछ कम नहीं करते। ये सियासत का चस्का आपको कैसे लगता है? अमर सिंह ने लगा दिया। अमर सिंह जी और आग में घी का काम किया अनिल अंबानी जी ने। मैं नाम नहीं करता, वरना सियासत की क्या बोलते हैं, चस्का नहीं था न है। गोरखपुर में चुनाव प्रचार के दौरान आपका और अमर सिंह जी का मंच गिर गया था। आप अमर सिंह को लेकर गिर गए थे या अमर सिंह आपको लेकर गिर गए थे? क्या हुआ था? मंच हम दोनों को लेकर गिर गया था। हम एक दूसरे को लेकर नहीं गिरे थे। बड़ा खतरनाक। आपके सियासी रुझान पर आपसे मैं पूछूंगा। इन दिनों आपके सियासी रुझान का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। यूपी में आप मुलायम सिंह और अमर सिंह से अलग हो चुके हैं। झारखंड में आप बाबूलाल मरांडी के साथ एक दिन दिखाई देते हैं। बिहार में आप बीजेपी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। आपने लालू यादव के बेटे तेजस्वी को अपनी जमशेदपुर टीम के लिए खरीद लिया है। आपका अगला कदम ये तेजस्वी वाला राजनीतिक नहीं था। ये तेजस्वी वाला
ये राजनीतिक नहीं था, तेजस्वी क्रिकेटर है जी, वो अच्छा प्लेयर है, लालू जी का बेटा है, जी जी जी। तो उसको हमने टीम में खरीदा। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपका अगला जो सियासी कदम है वो किस पार्टी में पड़ने वाला है? झारखंड विकास मोर्चा होगा, बीजेपी होगी, लालू यादव की आरजेडी होगी, या जनता दल यूनाइटेड होगा, या कोई और पार्टी होगी? ये तो सच में ना मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मेरा भविष्य में राजनीति से मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा लगता है ना कि मेरा एक सामाजिक सरोकार है। अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, मैं भाग के गया। रामदेव जी का चल रहा था, मैं भाग के गया, क्योंकि लोगों ने मेरा सम्मान भी किया। तो मुझे लगता है देश में कुछ हलचल चल रही हो और मैं न भाग लूं, ये मुझसे नहीं होता, और मैं इसका खामियाजा भी भुगतता हूं। अन्ना हजारे पास जाने का भी खामियाजा भुगता, टेढ़ी नजरें केंद्र सरकार की। लेकिन मुझे देश के कुछ नेताओं से बहुत शिकायत है या मोहब्बत है? एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन है, ओके। अपेक्षा है जी। आप कहीं और ही ले जाते हैं। देखिए, शिकायतों को मैं जगजाहिर नहीं करना चाहता जी। शिकायतें हैं, मन में रहेंगी। अपेक्षाएं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपेक्षा मेरी नीतीश कुमार जी से है, देश के लिए, प्रदेश के लिए। अपेक्षा मेरी नरेंद्र मोदी जी से भी है, और अपेक्षा मेरी बाबूलाल मरांडी जी से भी है। लेकिन मुझे लगता है कि बाबूलाल मरांडी तो शायद आपकी सुनते हैं, नीतीश कुमार आपकी नहीं सुनते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश जी को मैंने कुछ कहा ही नहीं, और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी कहूंगा। सही बात बोलूंगा तो सुनेंगे। मैं उनका प्रशंसक हूं। आप जहां जाते हैं, आपने अभी अन्ना हजारे की बात की, रामदेव की बात की, और इन दोनों शख्सियतों के नाम से मुझे ध्यान आया कि आप जहां जाते हैं वहां कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है। अमर सिंह के साथ मंच पे गए, मंच गिर गया। रामदेव के साथ आप जो है उस रात में रुके रामलीला मैदान में, तो लाठीचार्ज हो गया वहां पर। ये क्या गड़बड़ झाला है? साहब, जो होना है वो तो होगा ना। जी, जी। वो मैं उसको नहीं रोक सकता। जो होना है वो निश्चित है। और वो रात मुझे भी दिखाई देती है जब रामदेव जी के साथ ये हुआ। कुछ तो होगा। मैं सामाजिक जिम्मेदारी को छोड़ के भाग नहीं सकता, और मेरी जिम्मेदारी है इस देश में जो कुछ भी हो रहा है उस पे अपनी बेबाक बयानी, अपने बेबाक साथ, चाहे वो राज ठाकरे का मुद्दा रहा हो, वहां भी खड़े रहे, घर टूटा। हमारा दिल जहां कहेगा कि इस व्यक्ति के साथ खड़ा होना हो, कितना भी ताकतवर व्यक्ति हमारे सामने होगा, मैं उससे अपना विरोध जताऊंगा। रामलीला मैदान में चोट आपको भी लगी थी? 6 लाठी। 6 लाठियां लगी थी आपको? जी। और पुलिस वाला पहचानता तो निश्चित रूप से आपको होगा, ये तो नहीं माना जा सकता? नहीं, पहचानता नहीं था, क्योंकि हाँ, मैं गंजी में सोया था ना। मैं गंजी पहन के सोया था, और मैं एक बहुत बड़ी लाठी चार्ज झेल चुका हूं अपने जीवन में। बनारस का 80 घाट का लाठी, पीएससी का। तो मैं लाठी देखते थोड़ा सा तेज भागता हूँ। क्या हुआ था 80 घाट पे? क्या हुआ था? अरे सर, जब आप बनारस में थे अभिरंजन जी, 1997 की घटना है, 3 अगस्त 1997, जब हम लोग 80 घाट पे एक भयानक पुलिस हादसे का शिकार हुए थे। लगभग 200 लाठियां मुझे खानी पड़ी। इस शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां लाठियों की चोट नहीं थी। ये आप देखते होंगे, मेरा जो फटा 11 टांका इधर लगा हुआ था, और ये मेरी हाथ की हड्डी अभी भी टूटी हुई है। अभी भी एक्सरे होता है तो वैसी जुड़ी है ना कि टूटी ही नजर आती है एक एंगल से। तो वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा हादसा था। हालांकि उसने लाठीचार्ज क्यों कर दिया था? वो लाठीचार्ज हो गया था, हम लोग एक जगह, एक छोटा सा झगड़ा हो गया था 80 घाट पे। एक हमारे दोस्त का पीएचडी अवार्ड था। हम लोग एक पार्टी कर रहे थे, और वहां पीएससी की टुकड़ी रहती थी, और मैं नया गायक उभरा था। तो हमको लोग बोले कि हम लोग आटा वाटा सान रहे हैं, तुम जरा गाना गाओ। तो मैं गाना गाने लगा, कुछ लोग डिस्टर्ब करने लगे, और ऐसी बात में हमारे कुछ लोगों ने थोड़ा सा, वो एक आदमी जो डिस्टर्ब कर रहा था उसको धक्का दे दिया। वो पुलिस का डिप्टी एसपी था। फिर इसने सारे पीएससी को ये बोला कि इस घर में आतंकवादी बैठे हुए हैं।
एंड उन्होंने दे ट्रीटेड लाइक टेररिस्ट। वो हमें ये सोच के खाली किए थे, मारे थे कि हम आतंकवादी हैं। और उसमें 19 लोगों को हाथ पैर सिर टूटे थे। बहुत भयानक घटना है। आप कभी उसकी 97 की उस घटना को अगर याद करें आप, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी बात पर मैं एक बात कहना चाहता हूं जो मुझे समझ में आ रही है कि पुलिस और सरकार हर उस आदमी को जिसको आतंकवादी समझती है उनमें कोई मनोज तिवारी भी हो सकता है। उस घटना से तो ऐसा ही होता है प्रतीत, निश्चित रूप से। और हम लोग मार दिए गए होते। मुझे याद है एक एक करके सबको निकाला गया। मैं भी एक चावल रखने वाला डब्बा था, उसमें छुपा हुआ था, फिर कोई निकाला, फिर पकड़ा। अच्छा, समस्या क्या थी कि उसमें सब कोई बचने के लिए मनोज तिवारी बोलता था, क्योंकि मैं 96 में मेरा कैसेट निकला था। 97 की घटना थी, 3 अगस्त की। तो मनोज तिवारी को लोग जानते थे, बट चेहरे से नहीं, वीडियो का जमाना नहीं था। तो कई लोग मनोज तिवारी, तो मैं भी मनोज तिवारी, भाई हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं, हमको छोड़ दीजिए। तो असली मनोज तिवारी को भी पुलिस जो है पहचान नहीं पाई। गली में ले आए, गली में लाने के बाद 50 लाठी इधर से, तो इधर गिरे तो उधर लाठी से मारा। मतलब 200-250 लाठी तक याद रही। उसके बाद कब गिरे, ये फटा, हम गिरे, वो याद नहीं था। कितने महीने आप हॉस्पिटल में रहे उस घटना? 1.5 महीना। और 15 दिन बाद ना सारे पीएससी के लोग मुझे देखने आते थे। सब रोते थे। रोना ही था उनको, गलत काम उन्होंने किया था तो रोना तो था ही। हम आते हैं अब क्रिकेट पे। क्रिकेट कभी आप खेलते थे, अभी भी थोड़ा बहुत आप क्रिकेट खेलते हैं। जैसे अभी आपने जो है एक BCL बनाया है, भोजपुरी क्रिकेट लीग, जिसमें भोजपुरी टाइगर्स और भोजपुरी जवान्स का मुकाबला होता है और सारे भोजपुरी स्टार्स उसमें खेलते हैं, इंक्लूडिंग आप और इंक्लूडिंग निरहुआ। एक्चुअली ये सोच जो है हमारी बहुत दिन से थी, और इसको अभी कार्य रूप पाखी हेगड़े ने दिया है। पाखी हेगड़े जो हमारी इंडस्ट्री की हीरोइन है, तो इसमें पाखी का और दिनेश का और मेरा तीनों का एक सम्मिलित प्रयास है। और बहुत जल्दी लोग देखेंगे वो मैच को। नहीं, लेकिन मैं फिर से उसी सवाल पे आना चाहता हूँ कि आप क्या क्या करेंगे। आप फिल्में कर ही रहे हैं, गाना गा ही रहे हैं, सामाजिक आंदोलनों में हिस्सा ले ही रहे हैं, सियासत भी बीच बीच में कर ही लेते हैं, आते जाते रहते हैं। और आप भभुआ में जो है धोनी और सचिन का मंदिर बनवा रहे हैं। 150 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है एक स्टेडियम पर जिसको आप बनवा रहे हैं, उसके लिए आपने जमीन दी है। जमशेदपुर में आपने एक टीम खरीद ली जिसकी अभी हमने बात की थी। आप शाहरुख खान बनना चाहते हैं क्या? नहीं, मैं मनोज तिवारी ही बनना चाहता हूँ। और देखिए, हम जिंदा लोग हैं जी, और हमें हर चीज पे रिएक्ट करना होता है जी। और जो लोग जिंदा नहीं है वो आंखें बंद कर लेते हैं। मैं नो डाउट मैं एक गायक कलाकार हूं, मैं एक एक्टर हूं, मैं टीवी शोज करता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन बाकी जितनी चीजें हैं, जैसे क्रिकेट मेरा इंटरटेनमेंट है। मैं कैसे इंटरटेन हूं? हम तो खाली गाना गावता नहीं, सिनेमा करता नहीं, गिरता नहीं, उठता नहीं, सुते के नहीं खे मिला। तो जब हम क्रिकेट खेल नहीं जामनी के, तो हमनी के इंटरटेनमेंट होला। ऐसे तो मान लीजिएगा कि अभी पानी पिलाओ, पानी लाना, तो बॉय पानी लाएगा। अभी बॉल भागेगी तो बॉय नहीं लाएगा, भागो उसके पीछे। मनोज तिवारी को दौड़ना होगा। आम इंसान वहां बन जाते हैं ग्राउंड में। एक प्लेयर एक्सपीरियंस। हम मनोज तिवारी बहुत नाम है, अब गए खेलने, अब पहले बॉल में बोल्ड, तो दोबारा खेलेंगे। एंटरटेनमेंट के लिए आप क्रिकेट खेलते हैं। शाहरुख खान, प्रीति जिंटा वगैरह का मैंने नाम लिया, वो लोग तो मुझे लगता है क्रिकेट से पैसे कमा रहे हैं। मनोज तिवारी मुझे लगता है गंवा रहा है वहां पे, ऐसा है क्या? नहीं, उसमें जो मिल रहा है ना खुराक इधर से, वो बहुत पैसा दे के भी नहीं मिलेगा। तो और मुझे लगता है शाहरुख भाई वगैरह भी, हाँ उन लोगों के पास बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन हम भी कल बड़े बनेंगे, हम भी उसमें कुछ बिजनेस लाएंगे, हम भी उस पैसे से जो आएगा वो अपने स्टेडियम में लगाएंगे, जो हमारी सहायता करेंगे। मनोज जी, आपसे भी बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मनोज तिवारी से पूछेंगे कुछ और पैने सवाल, और वो 10 सवाल जिनके जवाब हम उनसे सिर्फ हाँ या नहीं